नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी। सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया। पल्लवी जी, पिछले एपिसोड में आपने इतना दिलचस्प, जहां हम फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे थे, वहां जब बात फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की आई तो आपने रियल एस्टेट का जिक्र किया और देखिए लोगों के ध्यान में वो बात ऐसे घर कर गई कि घर की ही बात होने लगी। लोग बाग ये सोचने लगे कि पल्लवी जी से ये समझा जाए कि क्या ये उचित समय है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि देखिए कई लोग विपरीत परिस्थिति में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि दिस इज अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। और उनके बहुत से हमारे को ईमेल्स और फैक्सेस इस तरह से आए हैं जो ये जानना चाहते हैं। कुछ तो अपने अपने घरों के जो है ब्लूप्रिंट्स तक भेज डाले, लेआउट तक भेज डाला, ये पूछते हुए कि उनसे पूछ के बताइए कि ये उचित समय है या नहीं। तो हमारा जो आज का विषय जिस पर मैं आपका रुझान चाहूंगा वो है कोविड-19 वास्तु एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे इस विषय के बारे में? बहुत सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपने किया है, क्योंकि 2020-2021 में रियल एस्टेट बिजनेस जो है वो अपने आप में एक बहुत ही खास है। 2020 का अगर आप एनालिसिस देखोगे तो 2020 में कोविड-19 की वजह से काफी हेल्थ इशू हुए, काफी लोगों ने अपना जॉब लूज किया। लेकिन इस कंडीशन के अंदर आप उसको गवर्नमेंट रूल्स बोल दो या ग्रहों की परिभाषा बोल दो या आने वाली पॉजिटिविटी बोल दो कि घर के जो मॉर्गेज जो थे, होम मॉर्गेज जो थे, वो इतने उसके जो भी रेट होते थे, जो उसका इंटरेस्ट होता था, वो इतना डाउन हो गया कि हर कोई व्यक्ति ने रीफाइनेंस करवाना शुरू कर दिया। जहाँ पे वो रहते थे वहां से उनको अभी बहुत ही कम प्राइस में होम लोन मिलता है, तो उन्होंने बड़े घर की कोशिश की। तो एक पॉजिटिव चीज भी हुई नेगेटिव संजोग में, और वो पॉजिटिव ये हुई कि रियल एस्टेट में जो है वो इसमें काफी बदलाव आए, और वो बदलाव जो थे वो पॉजिटिव है। आज के मार्केट में आप किसी भी लोन मॉर्गेज ऑफिसर को पूछोगे तो वो जितने 2020 के साल में बिजी रहे उतना वो आने वाले पिछले 5 साल में बिजी नहीं। तो पॉजिटिव भी हुआ है काफी। जी, तो ये बताइए कि जो पॉजिटिव को ही, अब हम सकारात्मक अप्रोच को ही लेकर के आगे बढ़ते हैं कि जिन लोगों ने इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लिया है। पहले तो कुछ लोगों के ईमेल्स इस तरह के भी आए हैं कि भी हम यूएसए में इन्वेस्ट करें या इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो पहले तो आप वो गाइड कीजिए कि उन लोगों के लिए उचित क्या है। दूसरा ये गाइड कीजिए कि देखिए कुछ कुछ जो आप गाइडेंस देते हैं वो तो समांतर स्तर पर होती है, जो सभी के लिए होती है, और फिर कुछ इस तरह से होती है जो व्यक्ति दर व्यक्ति मायने रखती है। तो उन दोनों एस्पेक्ट्स को, क्योंकि वो कंफ्यूजन में ना हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाए, उस तरह से कुछ गाइड कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि रियल एस्टेट के अंदर मैं सिर्फ वास्तु शास्त्र की वजह से नहीं, लेकिन और भी काफी अलग अलग तरह के हमारे अपने खुद के बिजनेस की वजह से जुड़ी हुई हूँ। और रियल एस्टेट बिजनेस के साथ रियल एस्टेट डेवलपर होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, हम लोग भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं। तो ज्यादातर जब इन्वेस्टर होते हैं तो वो उसकी जो कैलकुलेशन होती है, उसकी मेथड होती है, वो ये होती है कि मार्केट रियल एस्टेट का जब डाउन हो तब इन्वेस्टर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी बाय करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो लॉट होते हैं, अलग अलग तरह के उसके रियल एस्टेट के वैल्यूज होते हैं। लेकिन कोविड-19 की वजह से जितना भारी चेंजेस बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर से हुआ है, होम मॉर्गेज के अंदर हुआ है, उसकी वजह से तो नॉर्मल लोगों ने भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर ना होते हुए भी काफी उसके पूरे पूरे लाभ उठाए। लोगों ने अपने घर रीफाइनेंस करवा दिए, छोटी प्रॉपर्टी पे से बड़ी प्रॉपर्टी पे चले गए, और उन्होंने हिलॉक, उसकी जो प्राइस वगैरह की वो अभी इतनी कम कॉस्ट में है कि उसको हिलॉक करवा ली। तो इसकी वजह से आजकल तो मैं ये कहूँगी कोविड-19 में काफी लोगों को रियल एस्टेट इन्वेस्टर बना दिया है। कुछ लोगों ने अपने आप फायदा उठाया है, अपने परिवार घर के लिए फायदा उठाया है, और आने वाले वक्त में 2020 के जो संजोग पैदा हुए हैं उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि रियल एस्टेट बिजनेस के साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो चाहे वो रियल्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट में लोन मॉर्गेज के साथ जुड़े हुए हो, चाहे रियल एस्टेट के डेवलपर हो या इन्वेस्टर, उनको इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को काफी हद तक फायदा ही फायदा होने की संभावना है। जी, देखिए वैसे तो एक कोविड-19 वास्तु हमारी एक सीरीज चल ही रही है, लेकिन हो सकता है कि आज का विषय एक एपिसोड में समेट पाना बड़ा मुश्किल हो, उसको एक से अधिक एपिसोड में करना पड़े। लेकिन
स्टेप बाय स्टेप उसको मैं समझना और दर्शकों के लिए भी इजी तरीके से वो समझ पाएं, कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जैसे बहुत से लोग, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने हमसे ये भी जानने का प्रयास किया कि कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बतौर, मान लीजिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वो उनकी प्राइमरी होम के लिए, मतलब जहाँ पे वो जाकर के खुद रहेंगे, तो वास्तु के नजरिए से क्या ध्यान रखें। और कुछ ऐसे लोग हैं जहां उनके पास प्राइमरी रेजिडेंस तो है लेकिन सिर्फ वो एक और एड ऑन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात हुई। तो उन लोगों को क्या ध्यान रखना? देखिए, दो पहलू आ गए, एक तो प्राइमरी रेजिडेंस और एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उस हिसाब से कुछ गाइड कीजिए। मैं आपके साथ इसके लिए अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि रियल एस्टेट के अंदर प्राइमरी होम के अंदर चेंजेस जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान 2020 में देखे हैं, उसमें 80% से ज्यादा क्लाइंटों ने अपने प्राइमरी होम में चेंजेस किया है। जिस घर में रहते थे उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दिया और उन्होंने दूसरा प्राइमरी होम खरीद लिया, बिकॉज ऑफ जो भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री, जिस तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री अभी जा रही है, उसके फायदे उठाने के लिए। कुछ लोगों ने यूएस और कनाडा में, मैंने ये देखा कि आजकल अगर आप कनाडा पूरा ओपन करोगे तो आपको लगेगा कि इतने सारे टाउन होम के इन्वेस्टर आ चुके हैं जो कि आम आदमी थे, जिन्होंने आज से पहले कभी भी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आम आदमी जिसकी जिंदगी में थोड़ी स्टेबिलिटी थी, जिनके पास थोड़ा सा अपने हिसाब से अपना उनका स्ट्रॉन्ग, उनका स्टेबिलिटी कॉर्नर है, या उनको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों ने अपने घर को रखते हुए भी एक दूसरा सेकंड, जो भी इन्वेस्टमेंट होम कह सकते हो, टाउन होम कह सकते हो, या सिंगल फैमिली होम है, वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो सबसे ज्यादा कोविड-19 के अंदर पॉजिटिव प्रभाव जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हुआ है। जिन बिजनेस के अंदर जो लोग बहुत सालों से वहाँ पे रेस्टोरेंट चला रहे थे, जिस जगह के अंदर शॉपिंग सेंटर, बड़े से मॉल वगैरह एरिया के अंदर जो जगह उन्होंने रेंट की हुई थी, वो किसी भी वजह से यहाँ पे उन्होंने लीज को ब्रेक डाउन कर दिया है, तो नए आने वाले लोगों ने उसका फायदा पूरा उठाया है। तो कोई भी दुनिया का एक ऐसा दस्तूर होता है कि हमेशा हर जगह से किसी की हार नहीं होती है, जीत और हार एक दूसरे को मिली हुई होती। तो काफी लोगों ने रियल एस्टेट बिजनेस में कोविड-19 के बेनिफिट भी उठाए। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। दर्शकों, आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं कोविड-19, वास्तु और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। यहाँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर ये समझ लूं कि डिसीजन मेकिंग में वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है, क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या सजेशंस आपकी ओर से, क्या टिप्स हैं, थोड़ा गाइड कीजिए। पहले ऐसा होता था कि घर बदलने के लिए कुछ साल के महीने होते थे, जैसे समर आता है, जैसे वेकेशन होता है, बच्चों को स्कूलिंग के लिए बदलना, लोगों के लिए कंफर्ट लेवल आता था, तब जाके लोग प्राइमरी होम बदलते हैं। अगर किसी ने ध्यान से अगर गौर किया हो तो रियल एस्टेट में बैंकिंग और मॉर्गेज इंडस्ट्री की वजह से लोगों ने बिना सीजन देखे, बिना टाइम देखे, कोई स्कूल के टाइम के बिना, क्योंकि अभी बच्चे भी घर से कई बार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव प्राइमरी होम का आया है। काफी लोगों ने घर बदला है। और जैसे आप जानते हो कि प्राइमरी होम जो होता है, तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि दिशाएं, आदमी की दशाएं बदल सकता है, तो इस कंडीशन में प्राइमरी होम बदलने के लिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है वास्तु कंसल्टेंट की, और वो भूमिका हमने ये 2020 के अंदर पूरी की है। और आने वाला जो 2021 का साल आएगा वो भी ऐसा आएगा कि जिसमें लोग प्राइमरी होम में चेंजेस काफी किए हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि फ्लोरिडा स्टेट के अंदर इतने सारे घर जो भी हमारे साथ लोगों ने यहाँ पे दूसरे सेकंड होम बोल सकते हो या कंट्री होम बोल सकते हो, जितने लिए, उसमें से 60% से ज्यादा लोग न्यूयॉर्क से बिलोंग करते थे। जो लोगों ने आज से पहले फ्लोरिडा में शायद कभी हो सकता है कि विजिट किया, डिज्नी किया, देखे और चले गए, 60% लोगों के बदलाव फोर्ट लॉडरडेल से लेकर पूरे फ्लोरिडा स्टेट में, टेम्पा से लेकर मैंने देखे हैं, जिसमें मेजॉरिटी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के लोग थे, जिन्होंने अपना सेकंड होम एक यहाँ पे बना दिया, और सूनर और लेटर वो ही शायद उनका प्राइमरी होम भी बन सकता है। तो काफी स्टेट लेवल पे भी चेंजेस आए हैं, जो मैं अपना एक्सपीरियंस है वो सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगी। रियल एस्टेट के अंदर बदलाव आने के लिए सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में कहा है कि 2020 का वास्तु जो है उसमें नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो अपॉर्चुनिटी की दिशा है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार नॉर्थ ईस्ट दिशा जो होती है वो मून के साथ रिलेटेड दिशा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नॉर्थ ईस्ट दिशा जो होती है वो गुरु, बुद्धि और जुपिटर से रिलेटेड दिशा है। तो जब कभी मून और जुपिटर का मिलन जो होता है, जो उसका पॉजिटिव जब उनके साथ एक नॉर्थ ईस्ट दिशा एक्टिवेट करने के लिए जब ये दोनों इक्वली एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इफेक्ट देते हैं, तब उस वक्त सबसे बड़े चेंजेस इंसान की आम आदमी की जिंदगी में रियल एस्टेट में आते हैं, प्राइमरी होम में आते हैं। काफी जो फ्लोरिडा के आज तक इतने सालों तक जो सेकंड होम थे वो आजकल न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी वाले लोगों के लिए प्राइमरी होम बन चुके हैं। चेंजेस तो आया है। जब कभी आप 2020 के अंदर अपना घर बदलना चाहते हो या उसको रीफाइनेंस करवाना चाहते हो, तो काफी लोगों ने मुझे ऐसे सवाल पूछे कि पल्लवी मेरा यहाँ पे घर सही चल रहा है, मैं रीफाइनेंस कर रहा हूँ, तो रीफाइनेंस करवाने पे मुझे सेम नाम रखना चाहिए अपने हस्बैंड का या अपना वाइफ का, या फिर मैं रीफाइनेंस कुछ और तरीके से करूंगा तो उसका वास्तु तो नहीं बदल जाएगा, जो भी लाइफ चल रही है उसमें डिस्टर्बेंस तो नहीं आएगा। ऐसे भी सवाल हमने 2020 में देखे हैं। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं इतना बता दूं कि रीफाइनेंस अगर आप कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी का मुखिया, प्रॉपर्टी का ऑनर सेम व्यक्ति है, उसमें आपने कोई बदलाव नहीं किए हैं, तो फिर वास्तु में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन आ जरूर सकते हैं कि प्रॉपर्टी पहले मान लो हस्बैंड के नाम पे थी या वाइफ के नाम पे थी या आपके पेरेंट्स के नाम पे थी और अभी फिलहाल आप अपने नाम पे कर रहे हो। इस कंडीशन के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी के ऑनर को बदल जाते हो और आप सेम घर में रहते हो और आपने उसको रीफाइनेंस करवाया है, तो भी बिना फर्नीचर चेंजेस, बिना डोर की एंट्री के चेंजेस के अलावा भी वास्तुशास्त्र बदल जाएगा, क्योंकि वहां पे आपने व्यक्ति का नाम बदल दिया है, पूरी बात बदल जाएगी। लेकिन सेम व्यक्तियों के नाम पे रीफाइनेंस करते हो, उससे वास्तुशास्त्र में चेंजेस नहीं आता। जी। जिन लोगों ने अपना सेकेंडरी होम, कंट्री हाउस, प्राइमरी होम बना दिया अचानक से बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द अलग अलग स्टेट के लिमिटेशन, तो जो उन्होंने सेकेंडरी होम लिया था उस वक्त कई बार लोगों ने वास्तु देखा नहीं होता। लोग अपने प्राइमरी होम पे फोकस करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे कम फोकस करते हैं। लेकिन जो वास्तुशास्त्र के रूल्स को ठीक ठाक समझते हैं वो अपनी हर प्रॉपर्टी, बिजनेस, लीज, इन्वेस्टमेंट, उसको इक्वली दिशाओं के हिसाब से जानकारी प्राप्त करके लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका प्राइमरी होम वास्तु के हिसाब से सही था और उनके कंट्री हाउस उन्होंने अचानक से प्राइमरी होम बदल दिया। ऐसे लोगों के भी वास्तुशास्त्र में बहुत बड़े चेंजेस आए। ये बात करते हुए इसलिए याद आ रही है कि मेरे न्यूयॉर्क में एक क्लाइंट थे जो वहाँ की काफी ये कह सकते हो कि अमेरिका की टॉप 10 कंपनियों के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे और मैनेजमेंट लेवल पे उनका बहुत अच्छा खासा नाम था। और उनका यहाँ पे फोर्ट रोडल में, यहाँ पे फ्लोरिडा के अंदर एक सेकंड होम था। वो यहाँ पे मूव हो गए और जैसे ही इस घर में मूव हो गए उनकी जॉब चली गई। और जब उनकी जॉब चली गई तो उनका पुराना न्यूयॉर्क वाला घर था, उसमें हमने काम किया था, उसकी जानकारी हमें थी। और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने देखा कि पल्लवी तो फ्लोरिडा से बिलोंग करती है, तो उसको ढूंढते हैं। उन्होंने मुझे फोन किया और तब जाके पता चला कि उनके पास सेकंड होम भी यहाँ पे बना हुआ था, जो बहुत ही कम यूज करते थे। बच्चे यंग थे तो बच्चे पार्टी वार्टी करने के लिए यहाँ पे कभी कभी आते थे और बहुत ही कम यूज किया जाता था। तो काफी बदलाव लोगों की लाइफ में इस वजह से भी आ गए कि प्राइमरी होम जो था वो अचानक से चेंज हो गया और जहाँ पे वो रहने आ गए उसकी दिशा जो थी वो क्लियरली साउथ ईस्ट पड़ती थी और जो उनकी डेट ऑफ बर्थ से जो न्यूयॉर्क वाला उनका घर बना हुआ था वो वेस्ट का था। तो काफी अलग अलग तरह के बदलाव मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये कोविड-19 में देखे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अब अगर आप प्राइमरी होम बदल रहे हो, चाहे पहली बार बदल रहे हो, चाहे कंट्री होम को प्राइमरी होम बना रहे हो, किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे अचानक से आप चले गए और इन्वेस्टमेंट का ख्याल छोड़ दिया और आपने उसको प्राइमरी होम बना दिया बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, तो जहाँ पे आप रहते हो, चाहे वो पहले इन्वेस्टमेंट था बड़ा प्राइमरी बन गया, उसका इफेक्ट आपके ऊपर होगा। अगर वो दिशा पॉजिटिव है तो आपको उसके फायदे होंगे, लाभ होंगे कोविड-19 की सिचुएशन में भी। लेकिन अगर वो दिशा आपके लिए सुटेबल नहीं है तो अच्छा खासा चलता हुआ काम, सीधी जाती हुई आपकी गाड़ी जो है उसमें काफी ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, लाइफ में रुकावट आ सकती है और वास्तु दोष कई बार अनजाने से हो सकता है। पल्लवी जी, ये सवाल जो है दर्शकों के या जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पूछने बड़े लाजमी हैं, स्वाभाविक है कि किस दिशा पर गौर करें, प्रॉपर्टी किन किन लोगों के नाम हो, रीफाइनेंस कर रहे हैं तो भी उनको कहीं ना कहीं कुछ, और ये अच्छी बात है कि वो अपने परिस्थितियों को लेकर के सचेत हैं, जागरूक हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और उनको वास्तु किसी ना किसी तरीके से गाइड कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है।
कई बार आपने ऐसा हुआ है कि वास्तु लिविंग के एपिसोड्स में जब भी लोग बाग इन्वेस्टमेंट्स की सोचते हैं तो आपने गाइड ये भी किया है कि देखिए दिशा पर महत्व देना ज़रूरी है, साथ ही साथ आपने गाइड किया कि किन किन क्या क्या लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नंबर्स पर भी आपने जोर दिया है। कई लोगों के मन में धारणा है कि भाई 9 नंबर नहीं होना चाहिए या 13 नंबर नहीं होना चाहिए, अलग अलग नंबर्स को लेकर के भी मन में एक बना हुआ होता है कि यार लकी नंबर मेरा कौन सा है, उसी प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्ट करूंगा, भले ही वो डायरेक्शन विपरीत हो, लेकिन नंबर पर ज्यादा ध्यान चला जाता है। क्या कहेंगे? मुझे आपकी बात सुन के वो हंसी इसलिए आ रही है कि मेरे एक ह्यूस्टन में एक क्लाइंट है, काफी अच्छे क्लाइंट है और वेल एजुकेटेड है। उन्होंने कहीं से मेरी वास्तु के टिप्स को देखा था कि अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो आपको 3 डोर जो होते को लगना चाहिए। वो क्यूरियस होकर उन्होंने सारा अप्लाई कर दिया, एंट्रेंस डोर ईस्ट की सारी पूर्व भूमि का सब कुछ कर दिया। उसके बाद उनको कुछ पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई दिए, तो उन्होंने सोचा कि मेरे को 2 रेड डॉट लगाने से ये इफेक्ट है। बिकॉज ट्रू स्टोरी, उसने मुझे अपने घर के बाहर अपनी नेम प्लेट के नीचे सोचा कि मैं वास्तु लिख देता हूँ, और मुझे उसने फोन करके बोला कि एक फोटो भेजो, और बोला पहले भी मैंने तो रेड डॉट भी लगाए, नंबर भी लिखा और नीचे वास्तु लिखा। तो मैंने कहा मेरा भी नाम लिख देते तो और ज्यादा वो हंसने लगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप प्रॉपर्टी पे नाम लिखते हो, प्रॉपर्टी पे नंबर लिखते हो, जो भी उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो वहां पे रहने वाले लोगों पे होती है। समांतर स्तर पे इसमें बातें नहीं हो सकती। घर खरीदने के लिए भी कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं होती है, बिकॉज इट्स इंडिविजुअल, व्यक्ति दर व्यक्ति जो पति पत्नी वहां पे रहने वाले हैं। अगर रीफाइनेंस करवाते हैं तो हस्बैंड का नाम पहले है या वाइफ का नाम पहले है या किसका रहेगा, ये सब बातें व्यक्ति दर व्यक्ति होती है। लेकिन कोविड-19 के अंदर मैं सिर्फ एक कॉमन बात बता सकती हूँ कि जिन रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पे फिलहाल 2020 के अंदर नंबर 3 का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ हो, ये प्रॉपर्टी के अंदर 2020 का जो वास्तुशास्त्र का विषय है उसके अनुसार ये नंबर को इस साल के दौरान शुभ नहीं माना जाए। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे और साथ ही साथ टिप ऑफ द वीक भी जानेंगे। विल बी राइट बैक। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज पल्लवी जी से बातचीत हो रही है कोविड-19 वास्तु सीरीज के तहत रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में स्वागत। देखिए, पहले ही सेगमेंट में मैंने कहा था कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये वैसे तो सीरीज चल रही है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर भी एक से अधिक एपिसोड में चर्चा करनी पड़ सकती है, और वो खास इसलिए, देखिए इस एपिसोड में तो हम केवल रेजिडेंशियल पर ही बात कर पाए हैं, कमर्शियल को तो अभी हमने टच भी नहीं किया है। तो शायद अगला या उससे आगामी दिनों में कहीं हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेकर भी मैं आपसे समझना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा। लेकिन एक बार फिर वापस आज के विषय पर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर आना चाहूँगा। पहले आपसे जान लेता हूँ टिप ऑफ द वीक पर, इस विषय पर वापस आना चाहूँगा। ये 2020 का जो वास्तु है उसमें रियल एस्टेट में जो लोग घर बदलने की कोशिश करते हैं उनके साथ कई बार एक समस्या ये है कि उनको पुराना घर बेचना भी होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उसके बाद उनको दूसरा घर खरीदना होता है। सो उसका ये सब काफी एक्सपीरियंस मेरे को है, तो उसको इस बात की भी परेशानी है कि मैं अपना पुराना घर कैसे बेचूं, क्योंकि नए घर में कुछ लिमिटेशन होती है। तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड फिलहाल कोई भी समस्या के साथ, अगर आप नया घर खरीदना चाहते हो, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो, तो वास्तुशास्त्र की छोटी छोटी टिप्स आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। नया घर ढूंढ रहे हो, डेस्परेटली ढूंढ रहे हो, किसी वजह से नहीं मिलता, तो आप ये कर सकते हो कि जिस दिशा में मूव होना चाहते हो उस स्टेट का मैप ले सकते हो। जो कोई नया घर आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में बना हुआ हो उसकी कोई एक गूगल इमेज निकाल के आप अपने घर में प्रिंट करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा के दीवार पे जस्ट पिक्चर के फॉर्म में, पेंटिंग के फॉर्म में, खाली सिर्फ आपको सिंपली वहां पे आपको हैंग करनी है। सिंपल कोई भी तरह का घर हो सकता है जो आपकी इच्छा और आपकी विश के साथ जुड़ा हुआ हो, और जो भी आप कोशिश करोगे और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को 2020 के की पॉइंट्स के अनुसार एक्टिवेट करते हो,
तो नई प्रॉपर्टी खरीदने में कोई रुकावट आती होगी या बात बनते बनते बिगड़ती होगी तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। नॉर्थ ईस्ट इसमें आपकी सहायता खुद दिशा अपने आप कर सकती है। जी पल्लवी जी, यहाँ एक बात और कि जब लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कदम बढ़ा रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को लेकर के, तो देखिए हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में सोच रहा है। कोई टाउन हाउस सोच रहा है, कोई कॉन्डोमिनियम सोच रहा है, कोई सिंगल फैमिली होम सोच रहा है, कोई विला सोच रहा है। उस नजरिए से भी कोई सुझाव आपका? ज्यादातर अगर प्राइमरी होम हो तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वास्तु भी ये कहता है कि हर 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 9 इयर्स, इतने सालों में जमीन की एनर्जी बदलती है। किसी भी आप नए घर में जाते हो तो पहले साल तक आपको उसका इफेक्ट पता नहीं चलता है, क्योंकि जिस पुराने घर से आप आए हो उसका इफेक्ट आपको उस प्रॉपर्टी पे होता है नए घर बदलने के 6 महीने। उसके बाद बाकी के जो 6 मंथ होते हैं उसमें वो नई प्रॉपर्टी की थोड़ी बहुत इफेक्ट शुरू हो जाती है। तो 1 ईयर का पीरियड जो होता है वो आपके ऊपर मिक्स इफेक्ट देता है, पुराना घर नया घर। तो उसमें आपको जो भी अनुभव होते हैं वो आपको उस प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो एकदम क्लियरली उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन 1 साल से 3 साल का जब वक्त होता है उसके दौरान जिस आप नई प्रॉपर्टी पे जाते हो तो वो प्रॉपर्टी बिल्कुल ब्रांड न्यू ना सही, प्रोडक्शन बिल्डर ना सही, किसी आप तीसरे ओनर हो या आप चौथे ओनर हो, लेकिन आपके लिए आपने घर में बदलाव किया है, तो वो अगर सही दशा के है तो विदिन 3 साल के अंदर, 3 इयर्स के अंदर उसके पॉजिटिव रिजल्ट शुरू हो जाते हैं। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं यही कहूंगी कि 9-10 साल कभी भी एक प्रॉपर्टी में खत्म नहीं करने चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी हो तो बदलना चाहिए। फिलहाल तो समय भी अच्छा है, मार्केट भी अच्छा है, बैंकिंग इंडस्ट्री भी अच्छी है, तो पहली कोशिश प्राइमरी होम को बदलने की करनी चाहिए 2020 की रिक्वायरमेंट के अनुसार। और दिशा को समझ के आप करते हो तो उसका फायदा आपके पूरे परिवार और फैमिली को बहुत अच्छा होगा। जी, जहाँ तरह तरह की प्रॉपर्टीज पर बात करी, वहाँ चलते चलते एक ये भी कि लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कई जगह घर ना खरीदते हुए सिर्फ लैंड में ही फिलहाल इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। और फिर क्योंकि आप तो बिल्डर्स, डेवलपर्स इन सब के साथ काम करते हैं, तो वो उनका विचार ये है कि चलिए अभी लैंड ले लेते हैं, अगर ठीक प्राइसेस पे मिल रहा है और समय जैसे बनेगा फिर हम उसको अपने हिसाब से कस्टम बिल्ड भी करवा लेंगे। तो लैंड खरीदते वक्त क्या किस और जागरूक रहें? जब भी आप कोई भी बना बनाया घर लेते हो या लॉट खरीदते हो यानी कि लैंड खरीदते हो, तो उस वक्त जिस व्यक्ति के नाम पे आपको जगह लेनी है, चाहे डेवलप बाद में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए करना हो, चाहे आपको वहां पे कॉन्डोमिनियम बनाना हो, मल्टी यूनिट बनाना हो, लेकिन जिस पर्पज से भी आप करना चाहते हो उसको फिलहाल फोकस ना करते हुए जिस व्यक्ति के नाम पे आप प्लॉट खरीद रहे हो और आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि उस व्यक्ति की जमीन के साथ अच्छी खासी लेन देन है, तो उसी का नाम, चाहे वो घर में आपका बेटा हो, चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे आपका भाई हो, और रिलेशनशिप में भरोसा उस लेवल का हो जिसमें आप अच्छी तरीके से उनको जानते हो, और रियल एस्टेट के साथ जिसकी लेन देन है, जिस जमीन के साथ जिसकी लेन देन हो, ऐसे व्यक्तियों का नाम अगर आप लॉट के सिलेक्शन में डालते हो, अपने साथ पार्टनरशिप में डालते हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, तो वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, वो लॉट डेवलप होके आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं तो जिन लोगों की जन्म कुंडली के अनुसार जिसका मूल और गुरु अच्छा हो, जिनके पास लक्ष्मी योग बनता हो, जिसकी कुंडली में मंगल अच्छा हो, तेज हो, पराक्रमी हो, जिसकी कुंडली के अंदर गुरु का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, या गुरु और चंद्र की यानी कि जिसको आप राजयोग बोलते हो, गज केसरी योग बोलते हो, एक युति होती है कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर कुंडली में एक साथ गुरु चंद्र साथ में होता है तो आपका राजयोग बन जाता है। तो इस तरह की कभी बातें आपने सुनी हुई हो, ऐसे लोगों के लिए लॉट का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फायदेमंद होता है। जिस प्राइमरी होम में जो कोई रह रहा है उसको अपने हॉरोस्कोप ना पता हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड उसकी प्रॉपर्टी हो या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई कट ना हो, ऐसे लोगों को 2020 और 21 के दौरान अगर लॉट का इन्वेस्टमेंट करते हो तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट या उस लॉट से उनको फायदा हो सकता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल, सुझाव, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें जरूर लिखें vastu@tvasiausa.com, that's vastu@tvasiausa.com, और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु।